supposed to be most difficult subject in homeopathy. What advice you will give to the students तो how they start to study organ of medicine? वो कैसे organ पढ़ना शुरू करें? सर बेसिकली अगर ऑर्गेनॉन को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग का जो हमारा बिगिनर्स का फेज होता है, जहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं पता होता है होम्योपैथी के बारे में, और तब लाके आपके सामने एक बुक रख दी जाती है ऑर्गेनॉन नाम की, और आपको समझता नहीं कैसे पढ़ना है। एक फेज ये होता है, और दूसरा फेज ये होता है कि जब आपने काफी साल तक प्रैक्टिस करी रहती है या काफी सारे पेशेंट्स देखे रहते हैं, उसके बाद आप ऑर्गेनॉन जब पढ़ते हो, वो वाला एक फेज होता है। उस फेज में आपको काफी चीजें समझ में आती है क्योंकि आपने क्लिनिकली वो चीजें देखी रहती है। लेकिन जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे शुरुआत करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग को ऑर्गेनॉन समझनी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका अरेंजमेंट क्या है और ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली डॉक्टर हैनेमन ने एक काम हमारे लिए अच्छा करके गए हैं कि अगर हम को कोई प्रिंसिपल्स दिए हैं और उसको खाली हम लोग को अप्लाई करना है, उसके लिए ये बुक बेसिकली बनाया हुआ है उन्होंने। तो उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो एज अ बिगिनर अगर हमको इसको समझना है तो बुक के दो पार्ट है। एक जिसमें आपको एफोरिज्म्स दिखते हैं, एक जिसमें आपको फुटनोट्स देखा जाता है। ठीक है, तो अभी जब हम लोग एफोरिज्म्स की बात करेंगे तो एफोरिज्म में भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर हम लोग जाएंगे तो एक जर्नी आपको दिखेगा होम्योपैथ का, जिसमें स्टार्टिंग में आपको जो शुरुआत करते हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वो मिशन से बात करते हैं। यानी कि आप होम्योपैथ हो एलोपैथ हो छोड़ दो, आप एक डॉक्टर हो, आपका एक एक ही मिशन है कि आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, वहां से उनकी बात चालू होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पहले प्रायोरिटी इस चीज को दिया है। तो जब एज अ स्टूडेंट आप ज्वाइन हो रहे हो तो पहले आपको ये बात समझना जरूरी है कि आप पहले डॉक्टर हो, उसके बाद सारी चीजें है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी आपको मेथड आता है आप अप्लाई करो, पेशेंट को प्रायोरिटाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग जैसे जैसे हम लोग स्टडीज करना चालू करते हैं एज अ बिगिनर, हम लोग अपने फील्ड में आते हैं तो हम लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये चीजें सिखाई जाती है। धीरे धीरे हम लोग का नॉलेज थोड़ा ग्रो होता जाता है, और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ी बहुत डिजीज कंडीशंस वगैरह ये सब एनाटॉमी के जो अप्लाइड एनाटॉमी अप्लाइड फिजियोलॉजी इसमें दी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये ऑर्गन रिलेटेड ये डिजीज आ सकती है। तो वो जो पार्ट है वो अगर हम लोग देखेंगे तो एफोरिज्म नंबर 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे नॉलेजेस की बात की जाती है। तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस में ग्रो कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग की फेज में सारी क्लिनिकल चीजों के बारे में बात किया गया है अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज काफी समझना जरूरी है कि जो जर्नी है एक ऑर्गेनॉन की बुक की, वो अगर हम लोग समझेंगे तो धीरे 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 करके आप समझ सकते हो। और अगर उसमें एफोरिज्म में कुछ चीजें काफी ऐसे डिटेल दी है, जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन में पढ़ते जाओ। कहीं पे डॉट है, कहीं पे कॉमा है, तो आपको रुक रुक के पढ़ना है। जहाँ पे डॉट है वहां रुको, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस चालू हो रहा है। अगर कॉमा है तो पहले वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस जुड़ा हुआ है, मतलब उसका मीनिंग एक, मतलब अगर समझना है तो पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है। तो कंटिन्यूअसली ऐसा में है। होगा। ठीक है, तो अगर और वैसे अगर हम लोग आगे आगे जाएंगे तो एफोरिज्म नंबर 5 की बात आएगी तो ऐसा है कि हैनेमैन पहले कॉज का एक्सप्लेनेशन देते हैं, कॉज के बारे में इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसमें ही वही एफोरिज्म में हैनेमैन ये भी बात करते हैं कि आप केस टेकिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट लेने हैं। ठीक है, अगर एक्यूट ले रहे हो तो एक्साइटिंग कॉज काफी इंपॉर्टेंट, और क्रॉनिक ले रहे हो तो मायाजम जो फंडामेंटल कॉज है, और उसके साथ में आपका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है, मॉरल्स कैसे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई है। यानी कि एफोरिज्म 5 में हम लोग को बता दिया है कि आपको ये लेना है, ये ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एज अ फिजिशियन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें कंसिडर करो, क्रॉनिक डिजीज कर रहे हो या एक्यूट डिजीज कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ में अगर जैसे जैसे फिर आप सेकेंड ईयर में आ जाते हो तो आपका केस टेकिंग का सब्जेक्ट चालू हो जाता है। तो केस टेकिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो और उसी टाइम पे हमारी ओपीडी पोस्टिंग चालू हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग एफोरिज्म नंबर 83 से जो केस टेकिंग वाला चीज चालू हो जाता है वो अगर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे और उसी चीज को हम लोग ओपीडी में जाके अप्लाई करेंगे कि डूज एंड डोंट ऑफ केस टेकिंग, जो हम लोग एग्जाम में लिख देते हैं कि डूज तो 10 लिख लिया, डोंट भी 10 लिख लिया, मिल गए मार्क्स, हो गया हमारा काम। उसी 10 पॉइंट को आप अप्लाई करो आपके ओपीडी में जाके, तो ये चीज आपको याद हो जाएगी ना कि आपने डूज एंड डोंट जो केस टेकिंग का किया हुआ है वही आपने ऑर्गेनॉन के पेपर में जाके लिखा है।
तो ऑर्गेनॉन आपको हार्ड नहीं लगेगा उस टाइम पे। तो वैसे है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आगे जाते हो तो मायाज़म का इंट्रोडक्शन होता है आपकी लाइफ में, और वहां पे आपको दिक्कत आना चालू हो जाता है। तो अगर हम लोग मायाज़म की बात करेंगे ना, तो मायाज़म काफी सिंपल चीज है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है तो सिर्फ आपको एफोरिज्म नंबर 80 पढ़ना है, जिसमें मैंने क्लियर कट बोला है कि मायाज़म दो ही है, वेनरल नॉन वेनरल, खत्म। ठीक है। बाकी उसके बाद में जो सारे मायाज़म्स के कॉन्सेप्ट आए हैं वो बेसिकली यही है कि पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर मायाज़म इलेबरेट किया गया है। जो खाली जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, जिसको हम लोग एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मायाज़म जो भी लो, आपका सिमिलीवम मेडिसिन रहेगा तो ही काम करने वाला है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ठीक है। सही बात तो जैसे मायाज़म, अगर आपको उसके एग्जांपल्स देखने हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नंबर 80 अच्छे से देखोगे तो उसमें देखेंगे कि डेंटल कैरीज, जिसको अगर हम लोग पैथोलॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज डिस्ट्रक्शन, विच शुड बी कंसिडर सिफिलिस। बट हनेमन ने बोला है कि इट इज सोरा, एफोरिज्म नंबर 80 पढ़ेंगे तो। ठीक है। इवन देर आर हिमरेजेस, इवन नियोप्लाज्म्स, यानी कि हमारे जो ट्यूमर्स वगैरह है, जो अल्सरेशन वगैरह है, अभी ट्यूमर को हम लोग साइकोटिक कंसीडर करते हैं, लेकिन हैनेमन इज सेइंग नहीं, इट इज सोरा। ठीक है। तो उसके लिए फिर अब आपने जब मायाज़म का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो एफोरिज्म नंबर 80 आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, और इसमें एग्जांपल्स दिए हुए कौन सी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे करते आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में ग्रो करोगे, तो जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर से फिर थर्ड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में लगभग आपका ऑर्गेनल कंप्लीट हो गया रहता है, जहाँ पे आप आईपीडी के केसेस देख रहे हो, ओपीडी के केसेस देख रहे हो। उस समय फिर एप्लीकेशन की बारी आ जाती है। तो एप्लीकेशन कैसे करोगे, तो एफोरिज्म नंबर अगर 186 आप देखोगे तो वहाँ पे सर्जिकल केसेस के बारे में बात की है, जहाँ पे आपको प्लास्टर्स वगैरह लगते हैं, करेक्शंस करना पड़ता है, मेडिकल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। तो ये एफोरिज्म में लिखा हुआ है, और वही चीज हम कर रहे हैं अगर आईपीडी सेटअप में आपने काम किया रहेगा तो उस समय। ठीक है। तो आपको ये कोरिलेट हो रहा है कि हनीमन ये भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग होम्योपैथ है तो ये चीज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मेडिकल इंटरवेंशन लगना है तो लगना है। ठीक है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये चीज भी समझ में आती है कि हनीमन ने ऐसा नहीं किया कि एक बार बुक लिख दी तो फिर उसके बाद छोड़ दिया, उसको अपग्रेड करते गए। और लास्ट जो एडिशन है उसमें 50 मिलीसिमल स्केल का उन्होंने यूज हम लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग जो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मेडिसिन दे दिया पॉलीक्रेस्ट और वेट एंड वॉच कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लेकिन अभी कुछ जगह हम लोग को लग रहा है रिपीटेशन का जरूरत है, तो वहाँ पे हम लोग 50 मिलीसिमल स्केल यूज कर सकते हैं। और इस ये गाइडेंस हमको वो बुक पढ़ेंगे तो ही आने वाला है, वरना नहीं आएगा। तो ये चीज अगर आपको देखनी है तो एफोरिज्म नंबर 271 के आसपास आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो जैसे जैसे और आगे बढ़ोगे, तो जैसे अभी कोविड आके गया तो एपिडेमिक डिजीजेस के बारे में भी बताया गया है एफोरिज्म में, स्पोरेडिक डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो अगर वो आपने पढ़ा रहता तो शायद आप अप्लाई करके कोविड केसेस सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो देन आप जैसे जैसे आगे जाते हो तो साइकेट्री का सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ोगे तो मेंटल डिजीजेस वगैरह जो चीजें हैं वो आपको मालूम पड़ती है। तो वही चीज अगर 224 एफोरिज्म, देन जैसे इमिडिएटली अगर आपको एक साथ कुछ चीजें हो गई है और सडनली आपने देखा कि कोई साइकोटिक हो गया या मेनिया में चला गया, तो उस टाइम पे क्या रेमेडीज देना है, कौन सी रेमेडी आप यूज कर सकते हो, तो वो भी एफोरिज्म में आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वही अप्लाई करनी है, धीरे 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 करते करते। और हम लोग जो बोलते हैं कि एक मेडिसिन दे दिया उसके बाद हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कुछ पीरियड तक, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भी एफोरिज्म में लिखा हुआ है कि आप मेडिसिन दो, उसके बाद सैक्लैक पाउडर्स दो और वेट करो, मेडिसिन का एक्शन होगा 8 डेज 15 डेज। देन उसके बाद में कई जगह पे तो 40 50 डेज इवन 100 डेज तक वेट करने के लिए भी एडवाइस किया गया है। तो ये एफोरिज्म में लिखा है, कोई भी किसी ने भी अपना पर्सनली नहीं दिया है, और यही सारी चीजें सब लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप फोर्थ ईयर या इंटर्नशिप में आप केसेस ले रहे हो और उस टाइम पे ये चीज आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब ये हो गया एफोरिज्म का पार्ट। मतलब अगर आपको अरेंजमेंट समझ गया तो आप समझ सकते हो। और एफोरिज्म में भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मिशन से बात करते हैं और एंड में ऑक्सिलरी मोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप केस ले रहे हो, केस में पेशेंट आया, आपका एम है ठीक करना है, लास्ट में सब आपने दे दिया और एंड में क्या है, ऑक्सिलरी मोड दो,
आपके मेडिसिन के साथ में, तो पेशेंट को हेल्प हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सिलरी मोड को छोड़ दिया है, नहीं। तो सही। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं कि ऑक्सिलरी मोड नहीं एडवाइस करते, सिर्फ मेडिसिन देके बैठे रहते। नहीं होगा, जरूरत है तो जरूरत है, ठीक है। फिर जो आपका पहला वाला सेशन हुआ जिसमें डॉक्टर निर्मल वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि डाइट वगैरह के बारे में चेंज करना चाहिए वगैरह, तो इसके बारे में इनडिस्पोजिशन का जो एफोरिज्म है ना, वो काम आएगा यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं और वही लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेंज हो सकता है, कुछ चेंजेस आ इसका सकते इसका हैं। लाइव मोर देन 1 आवर हो सकता है ना? हाँ। ऐसा तो नहीं है बंद हो जाएगा इसमें? हो जाएगा, हो जाएगा सर। जैसे जूम तो वाला चक्कर होता था हम वही। हाँ, तो उससे ओके, पहले हम तो सावधान हो जाए। हाँ, ठीक है। बोलिए बोलिए। तो ऐसे मतलब ये हो गया एफोरिज्म्स का पार्ट, ठीक है। जो आपने देखा है फर्स्ट ईयर से लेके एंड तक, या फिर आप क्लिनिकली अभी जब पूरा आपने सीख लिया है उसके बाद केसेस देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीजें दी हुई है, आप अप्लाई करना है खाली। फिर उसके बाद आता है फुटनोट वाला पार्ट। तो फुटनोट में क्या है ने किया है, जो मैं एफोरिज्म में एलाबरेट करके नहीं लिख सकता हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें हम्म, काफी वो कुछ बहुत अच्छे अच्छे फुट नोट्स है, जिसमें से मैं दो बताता हूँ क्योंकि अपने पास टाइम लिमिट है। तो एक हम्म। एक फुट बाद में इस नोट पे है अलग से जिसमें सेशन करेंगे। हम्म, हम्म। बहुत बार हम लोग को क्वेश्चन आता है पेशेंट से कि आपकी मेडिसिन कितने दिन तक एक्सपायर होगी। इसका आंसर है फुट नोट में, ठीक है। तो अगर एफोरिज्म नंबर 158 पढ़ोगे ना, तो उसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास ग्लोब्यूल है मेडिकेटेड, उसको आप सनलाइट से दूर रखोगे ना, और हीट से दूर रखोगे, तो वो सालों साल टिका रहेगा और उसमें वो मेडिसिन रहेगी, आप कभी भी दो, हम्म, ठीक है। इसलिए बोलते कि अभी एक्सपायर नहीं होने वाला। ये चीज उन्होंने उस टाइम पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 158 फुट नंबर। देन अगर और एक इम्पोर्टेंट फुट नोट बताऊंगा कि इन्फेंट को कैसे डोजेस देना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है जब हम लोग इंटर्न रहते हैं या नए नए रहते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आता है कि बेबी लेके आए हैं, अभी उनको कैसे देना है मेडिसिन। इन लोग तो पानी भी नहीं दे सकते बच्चे को, तो मेडिसिन कैसे देना है। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपका जो भी मेडिसिन आ रहा है वो आप मदर को देते हो, ठीक है। अब जब मदर को मेडिसिन देते हो तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाता है और बच्चे के अंदर करेक्शन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में अगर साइंटिफिकली इसको समझेंगे तो एंटीबॉडीज होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो हेल्प करती है बच्चे के जो हम्म, इम्यूनिटी बिल्ड होने में, ठीक है। हम्म। तो डायरेक्टली आपने मदर को दे दिया और वो नर्सिंग के थ्रू बच्चे को चला गया। तो ये फुटनोट में लिखा हुआ है और हम लोग ने ये चीज पढ़ी ही नहीं है, तो हमको मालूम कैसे रहेगा कि इन्फेंट को मेडिसिन देना कैसे सही करके, सही बोल रहे हो। ठीक तो है। मतलब ये हुआ कि अगर मदर को अगर अगर इन्फेंट को ग्रेफाइटिस आपको देना है तो आप मदर को ग्रेफाइटिस दे सकते हो। हाँ, पर उसमें भी एक और चीज है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा जो बच्चे का है और मदर का, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिमिलर, अगर सेम हम्म, रहेगा ना तो मदर भी ठीक हो जाएगी और बच्चा भी ठीक हो जाएगा, बात है। ठीक है, एक ही टाइम में, ठीक है। और इट इज साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखना है इसलिए लिख दिया है, हम्म, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, ठीक है। तो हम्म, वैसा है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद आके डॉक्टर उमेश बताएंगे जो भी उनका मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन पे रहेगा। इसको ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम्म, मैंने एक आर्टिकल लिखा था मेडिकल एथिक्स के ऊपर कि हम्म, हमारे स्टार वार्ड जो है ना वो उन्होंने मेडिकल एथिक्स को बहुत फॉलो किया था। हम्म, तो उसमें एनिमैन ने क्या एक लेटर लिखा था अपने पेशेंट को लेसर राइटिंग में। हाँ, उस लेटर में उन्होंने बताया था अब डाइट के बारे में भी, अपना ध्यान रखने के बारे में भी, एक्सरसाइज के बारे में भी, वो सब पथ्य परहेज बताए थे जो हम आज की डेट में कहते हैं कि भाई ये सो कॉल्ड और अलग अलग लोग बता रहे हैं। बट वो हम्म, हैनीमैन ने उस समय में भी सारी उन चीजों को अपने जीवन में शुमार करने को उस लेटर में लिखा था। मतलब ये एक तो देखो कि एक तो कह सकते हैं विनम्रता की इंतहा है कि आप अपने पेशेंट को लेटर लिख रहे हो कि आप अपना ध्यान रखना, ऐसे रहना वैसे रहना। ऐसे डॉक्टर कहाँ मिलेगा जो पेशेंट को लेटर लिख रहा हो कि मतलब पूरे पथ्य परहेज के साथ उन्होंने लेटर लिखा है, वो पूरा दिया हुआ है, एकदम उसका वर्णन किया हुआ है। तो वही डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जो आप बोल रहे थे, वो हनीमैन ने कई जगह इसका जिक्र किया है और एक ऑक्सिलरी मोड का। तो मतलब ये है कि ये हमको इन टोटलिटी का मतलब सबको लेके चलना है, सब चीजों को लेके चलना है। हाँ जी डॉक्टर उमेश, आपका कनेक्शन अब शायद ठीक हो गया। जी, तो आप भी कुछ अपना अनुभव कुछ साझा कीजिए इसमें कि जैसे एक बच्चा आता है वो क्या करता है कि भाई एफोरिज्म पढ़ना शुरू करता है। तो पहली बार हम फर्स्ट बीएचएमएस में आते हैं तो एफोरिज्म देख के घबरा जाते हैं कि क्या है, और मतलब हमें क्या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे तो क्या फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या चीज है, क्या हिसाब किताब है। फिर वो बच्चा थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में तो पूरा डायलेमा में ही रहता है बेचारा
और अब सौभाग्य से शायद वो एग्जाम या फर्स्ट ईयर में दोबारा कर दिया ऑर्गेनन का, तो अब एग्जाम होने से ये रहता है कि पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम नहीं होने से तो बिल्कुल इग्नोर हो जाता है पार्ट, लेकिन अब शायद वो पढ़ना पड़ेगा वाला हिसाब किताब है वहां पे। तो अब एक बच्चा कैसे ऑर्गेनन को पढ़े, किस तरीके से पढ़े, थोड़ा आप उसमें अपना इनपुट दे दें। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा इलेबोरेटली बताया। आई थिंक उनका कनेक्शन वापस गया। फिर जब तक वो स्थिर थे तब तक कनेक्शन था, फिर चला गया। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे जॉइन। बढ़ते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये करते हैं कि भाई आप तब तक कुछ बुक्स बता दो बच्चों को, जो कि वो, मैं क्योंकि ऑर्गेनन तो जैसे भगवत गीता होती है वैसे है, उसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं बनी हुई हैं। जैसे क्या होता है ना, एक एक मूल बुक होती है, मूल बुक होती है ना, मूल बुक के ऊपर बहुत सारी टीकाएं या क्या कह सकते हैं समरीज बनी हुई हैं। तो कई बार मूल बुक समझ में नहीं आती है, तो कई बार हमें एक्सेसरी जो बुक्स होती हैं वो हमें हेल्प करती है उसको समझने में। तो व्हाट आर द बुक्स यू विल रिकमेंड? स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोलूंगा, तो पहले तो आपको बेसिकली ऑर्गेनॉन पढ़ना है जो हैनेमन ने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कैसा होता है कि एक होता है कि आपको एग्जाम्स क्लियर करने रहते हैं, एकेडमिक्स क्लियर करने रहते हैं, तो हम लोग दास पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ वो तो अगर आपको में इम्पोर्टेंट क्या है, आप दास पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि ये बुक में ये लिखा हुआ है, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। एफोरिज्म्स में जब भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर पढ़ रहे हो, एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट क्या लिख रहे हो वो एफोरिज्म के बारे में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने कोई बुक में से रट लिया और लिख दिया, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में आपको अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो एक सरकार सर की बुक है जो इतनी मोटी है, ठीक है, जिसमें हर एफोरिज्म को बहुत लेंदी एक्सप्लेन किया है, आप वो पढ़ सकते हो। वो ज्यादा मतलब बेटर वर्जन है, बट वो समझ में नहीं आएगा इनिशियल डेज में, बिकॉज आपने उतने पेशेंट्स ही नहीं देखे। आइडियली इनिशियल फेज में आपको सिर्फ यही समझना है कि एफोरिज्म में क्या कॉन्सेप्ट्स दिया है, वही समझ के लेना है। और जब भी आप पेशेंट्स देखने लगोगे तो उसको अप्लाई करना चालू करो, तो फिर आपका ऑर्गेनोन एकदम यहाँ बैठ जाएगा। और जैसे बहुत ज्यादा आगे प्रैक्टिस चलने लगेगी तो रोज कुछ ना कुछ एफोरिज्म पढ़ते रहने का, हर बार आप पढ़ोगे ना, हर बार आपको नए तरह से मालूम पड़ेगा कि एफोरिज्म भी ऐसा है करके। अच्छा 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 अच्छा। परसों मुझे एक अपना मेरा स्टूडेंट टकरा गया, तो उसने बोला कि वो क्रोनिक डिजीज लेके घूम रहा था, तो बोला कि भाई, और उसमें क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे, बच्चे ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछा है कि सर क्रोनिक डिजीज को कब पढ़ना चाहिए और क्रोनिक डिजीज को पढ़ने का तरीका क्या है, तो उसका भी जवाब दे दीजिए आप। अभी क्रॉनिक डिजीज कैसा है कि अगर हम लोग देखेंगे तो हैनेमन ने फर्स्ट टाइम में ही क्रॉनिक डिजीज बुक नहीं लिखी। पहले उन्होंने मतलब ऑर्गेनॉन चालू किया, लिखा, एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा, पेशेंट्स में मेडिसिन दिए। उसके बाद में वो 12 इयर्स का जो स्टडी था, उसके बाद उनको मालूम पड़ा अरे यहाँ पे कुछ तो है, जहाँ पे कहीं पे क्रॉनिक रेमेडी काम कर रही है, कहीं पे एक्यूट रेमेडी काम कर रही है। तो मायाजम का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां से लाया। तो इट मीन्स अगर हम लोग उनके जर्नी के हिसाब से देखेंगे तो पहले आपको पेशेंट्स देखना समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आप केस टेकिंग पे ही ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। थर्ड फोर्थ ईयर में आओगे तो इसके एप्लीकेशन पे ध्यान दो। और जैसे ही आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि आपने आपका डायग्नोसिस वगैरह परफेक्ट कर दिया, कॉज ढूंढ लिया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद में जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ओवर द पीरियड फिर आपको समझ में आता है कि कहीं जगह पे मैं एक्यूट में थेरापेटिक दे के भी काम हो जा रहा है, कहीं जगह पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ तो काम हो जा रहा है, पर फिर सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दिया जा रहा है या सब जगह थेरप्स क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब आपका बारी आता है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, और तब आप थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज पढ़ोगे ना तो आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा उस बुक में। और इसका शॉर्टर वर्जन जो है वो एफोरिज्म नंबर 80 है, जिसमें हैनेमन ने बात किया है कि मायाजम दो ही होते हैं, वेंट्रल होता है एंड नॉन वेंट्रल होता है। अब मायाजम को डिटेक्ट कैसे करोगे, उसके लिए आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत काम है। तो पास्ट हिस्ट्री में जब हम लोग ट्रेस आउट करते हैं तो अभी जैसे पीसीओडी है, फिर हम लोगों ने पीछे ट्रेस किया तो बहुत पीछे मालूम पड़ा कि उसको एक बार टाइफाइड हुआ था, उसके बाद में अभी उसको पीसीओडी है। तो टाइफाइड क्या हो गया, टाइफाइड का अगर ओरिजिन ऑफ सोर्स देखेंगे तो ये कैसे होता है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, ठीक है। तो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी मतलब ये जो आपका सेक्सुअल रूट है वहां से नहीं हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स एंट्री ऑफ मायाजम कहाँ से हो गया, आपका नॉन वेंट्रल हो गया,
ठीक है, दैट इज सोरा। ठीक है, अगर वही हम लोग एक पेशेंट देख रहे हैं जहाँ पे टीबी है और HIV भी है, और अभी जाके उसको ये हो गया है, कुछ सार्कोमा हो गया है, लिम्फोसार्कोमा वगैरह ऐसा कोई बीमारी हो गया है, तो हम लोग उसमें ट्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट को HIV भी और टीबी भी है पास्ट में। ठीक है, तो HIV इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो अगर इसमें आप मायाजम कंसिडर करोगे तो इट शुड बी वेनरल मायाजम, और उसके साथ में टीबी भी है, तो टीबी कहाँ से आया, इन्फेक्शियस डिजीज से। ठीक है, जो नॉन सेक्सुअली वे में, तो ये क्या हो गया आपका नॉन वेंट्रल हो गया। ठीक है, विच इज सोरा। तो अभी इसको समझने के लिए अगर हम लोग एलोपैथिक मोड में देखेंगे तो पहले क्या ट्रीट करते हैं वो लोग, टीबी ट्रीट करते हैं, क्योंकि टीबी से इंसान मर सकता है जल्दी से। ठीक है, HIV में थोड़ा टाइम लगता है। और यही चीज हैनेमन ने क्या बोली थे क्रोनिक डिजीज में, कि अगर पहले सोरा ट्रीट करो फिर वेनरल मायाजम ट्रीट करो। ठीक है, हो गया अप्लाई, वो लोग भी वही अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग भी वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग होम्योपैथी से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो थेरियोक्रोनिक डिजीज आपको समझना है तो पहले आपको बहुत सारे पेशेंट देखने जरूरी है, उसके बाद में एफोरिज्म समझना जरूरी है, उसके बाद में फिर आप थेरियोक्रोनिक डिजीज पढ़ो, और उसमें भी वही पॉइंट है, कॉमा और डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ऐसे धर 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 पढ़ते जाओगे, कुछ नहीं समझने वाला आपको। एक दिन कॉमा डॉट का ही सेशन रख लेंगे कि भाई इसको पढ़ा कैसे जाए, तो ना वो बच्चों को पढ़ाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जैसे एलन में भी कई जगह सेमी कॉलन लिखा हुआ है, वो छूट जाता है सेमी कॉलन, तो वो बहुत जरूरी है कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ कैसे करना है, वो एक बार जब पढ़ाया जाएगा, थोड़ा समझाया जाएगा इस तरीके से। और ये बुक भी है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी वैसे ही है, ऑर्गेनन जैसे ही है, कि जितना बार पढ़ोगे उतना बार कुछ नया मालूम पड़ेगा। ठीक है, नहीं उसने तो बेचारा ने कहा कि मैं 20-25 पेज पढ़ गया, उसके बाद भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हाँ, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ा, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आ रहे हैं हम उनसे कहेंगे भाई कि अपना इस पे विचार प्रस्तुत करें। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मकान बन रहा होता है तो पहले उसकी नींव बनती है, फिर छत बनती है, फिर आपकी दीवारें बनती है, फिर छत बनती है। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का एक आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है या प्रोग्रेशन होता है वो उसके हिसाब से होगा, तो और उसके हिसाब से इनको करना चाहिए। अब आपने अगर मायाजन समझ लिया तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे पास्ट हिस्ट्री से आपने ट्रेस कर लिया कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं होता है मायाजम कौन सा है, और अपने को खाली इतना मालूम है लॉ ऑफ सिमिलियम पे सिमिलियम निकालना और प्रिस्क्राइब करना है, और रेमेडी काम कर जाती है। ठीक है, तब इसमें कैच क्या है कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है, और मोस्ट ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी सोरिक ओरिजिन की है, अगर देखोगे तो एंटीसोरिक है। ठीक है, उसके लिए अगर आपको पता करना है कि कौन सी रेमेडीज एंटीसोरिक है, तो टीपीबी जो बुक है उसमें कुछ 32 या 36 ड्रग का लिस्ट दिया हुआ है एनएमएन ने ऑलरेडी, सॉरी टीपीबी पे जो ऑथर है उन्होंने। ठीक है, आ गए हमारे, जरा 2 मिनट उनसे भी बात कर लेते हैं। तो ये बार बार नहीं, आज हमारा आगे कुछ दुर्भाग्य है हमारा जो हमारी बात नहीं हो पा रही है। जी नेटवर्क का इश्यू है सर यहाँ पे। हाँ हाँ, बताएं सर, आप क्या राय देंगे बच्चों को कैसे ऑर्गेन पढ़नी चाहिए, थोड़ा आप अपना इनपुट भी। वैसे तो डॉक्टर संकेत ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन हर चीज डॉक्टर निर्मल ने कहा, डॉक्टर जया ने कहा, हाँ जी बताएं। जैसे डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर जया और डॉक्टर संकेत ने कहा, बेसिकली होम्योपैथी जो है अगर अच्छी प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर कैंट ने भी कहा इफ यू वांट टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ गुड वे, तो ऑर्गेनल जो है उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। ऑर्गेनल जो सब्जेक्ट उसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, और बेसिक चीजें हैं ऑर्गेनल पढ़ने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्लिनिक वगैरह में भी, उनको कई सारी क्वेरीज रहती है कि सर ऑर्गेनल पढ़ा जाए किस तरह से। तो सिंपल सी चीज है, ऑर्गेनल जब भी आप पढ़ोगे एक बार में, तो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, एक बार में वो चीज आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो जब भी सबसे पहली चीज है और जरूरी चीज है, जब भी आप ऑर्गेनल पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। दूसरे थॉट आपके माइंड में चलेंगे, और आप ऑर्गेनल कितना भी पढ़ने का कोशिश करोगे तो जो लॉजिक है ऑर्गेनल का वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है कि माइंड जो है वो फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जब भी ऑर्गेनल पढ़ते हो तो आप हमेशा उसको मार्क करते रहिए। जब भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है या इस तरह का है, तो मार्किंग जो है वो आपको हमेशा करना है। और तीसरी चीज है कि ऑर्गेनल जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर संकेत ने भी कहा
कि एक एक वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना है ऑर्गेनन का, और ऑर्गेनन के साथ जरूरी नहीं है कि उसके फुट नोट्स, क्योंकि जो एफोरिज्म्स है सभी की सारी चीजें ऑर्गेनन एफोरिज्म्स में मेंशन नहीं की जाती। तो जो फुट नोट्स है, फुट नोट्स आर कंटिन्यूएशन ऑफ द एफोरिज्म। तो एफोरिज्म के साथ साथ उसे भी हमें पढ़ना है, उसे भी हमें ध्यान देना है। तीसरी चीज है, जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं तो कई सारे एफोरिज्म जो है वो इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो जैसे सर्कमस्टेंसेस है तो उसका एफोरिज्म नंबर 5 है, 93, 94 है। सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन है तो एफोरिज्म नंबर 5 है, एफोरिज्म नंबर 96, 97 है। तो ये सभी एफोरिज्म जब हम एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे तो उस चीज का वो हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज कितना भी हम पढ़ लेंगे, हमारे पल्ले वो चीज नहीं आने वाली है। तो जो भी एफोरिज्म हम पढ़ते हैं, भले दिन में एक पढ़े, 2 दिन में एक पढ़े, 3 दिन में एक पढ़े, तो एटलीस्ट उसका खुद का नोट बनाए। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑर्गेनन यदि हमें पढ़ना है, सीखना है और समझना है, तो जैसे डॉक्टर जय ने भी कहा कि नीड टू हैव अ स्टडी सर्कल, यानी हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा और सभी वही एफोरिज्म पढ़ के आएंगे और अपना अपना अंडरस्टैंडिंग जब रखेंगे तो एक कलेक्टिव वे में जो थीम है एफोरिज्म का, जो भाव है, वो हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अगर हम इतना भी करते हैं तो एफोरिज्म पढ़ने और समझने में हमें काफी आसानी होगी। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल वे में बहुत अच्छे से बताया आप लोगों ने। और अब तो समयातिक्रमण हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटे को ही पार कर लिया, करीब करीब 1.25 घंटे हो रहे हैं। बच्चे भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि कम हो रहे हैं, जाने के उसमें है। तो हम लोग जो है ना अपना एक दोबारा इंस्टा लाइव इस पे करेंगे बहुत जल्दी, और अब पार्ट्स में करेंगे कि जैसे किसी दिन ऑर्गेनल ले लेंगे, इस पे पूरा चलेगा, किसी दिन मटेरियल ले लेंगे, जैसा बच्चों का रेस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम लोग उसको, बहुत सीखने को है, बहुत स्कोप है। आप लोग बता ही रहे हैं कि कितना इसमें कितना इन डेप्थ स्टडी करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे और फिर आपको बुलाएंगे दोबारा। होप कि इंटरनेट कनेक्शन अब इस बार हम लोगों का सही रहे ये तो हमारे हाथ में नहीं रहता कई बारी, बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अब नेक्स्ट उसमें सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, है ना। तब तक जो है इसको विराम देते हैं। और बच्चों आपसे ये है कि आप अपना फीडबैक दे दें कमेंट सेक्शन में, प्लस आप शेयर भी करिए, डीएम भी करिए, आपको कैसा लगा ये। और उसके अलावा आपको ये बताना है कि भाई आपकी और क्वेरीज क्या हैं और आप किस विषय पे ज्यादा चाहते हो ज्ञान जानना चाहते हो, क्योंकि यहाँ सब लोग अपना अपना कीमती समय निकाल के आपको दे रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो इसलिए आप अपने जो है सीरियसली हमको बताएं कि भाई किस चीज की आपको जरूरत है, और उस पर हम लोग फिर दोबारा एक छोटा सा सेशन रखेंगे, ताकि हम सब लोगों का एक कोशिश है कि होम्योपैथी की फील्ड को आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सपोर्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम ऑफ होम्योपैथी को प्रमोट किया जाए, ताकि होम्योपैथी रहेगी तो हम सब रहेंगे। इसी के साथ जो है हम लोग अब जो है विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।